गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट प्लांट किंगडम लेसन नंबर 3 से एग्जाम्पलर के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। प्रोटिस्टा में, प्लांटे में, मोनेरा में, शैवाल में। तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों को मोनेरा के अंदर रखा गया है। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड या जिनोफोर बोलेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है। विषम युग्मकता उगेमी, समयुग्मकता आइसोगेमी, असम युग्मकता एनाइसोगेमी और प्राणी युग्मकता जुगेमी। तो बिल्कुल दो असमान आकार के युग्मकों का जो फ्यूजन है वो असम युग्मकता कहा जाएगा क्योंकि उगेमी में फीमेल गैमेट बड़ा होता है, मेल गैमेट छोटा होता है। सम युग्मक में दोनों बराबर होंगे और प्राणी युग्मकता में हम एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन देखते हैं। तो असम युग्मकता अनाइसोगेमी यहाँ पर याद रखोगे और ये क्लेमाइडोमोनास में दिखाई देगी। संलग्नक, स्थापनांक, व्रंत और प्रपर्ण, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन किस में पादप कार्य का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन जो है वो आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा फियोफाइसी में पाए जाएंगे। होल्ड फास्ट इनमें मिलने वाला एक सबस्ट्रेटम से चिपकाने के लिए काम करेगा। ये स्थापनांग है, इनकी बॉडी को सबस्ट्रेटम से चिपकाएगा। इसके साथ एक व्रंत जुड़ा होता है जिसको हम स्टाइप बोलेंगे और प्रपर्ण जो होता है फ्रॉन्ड होता है। पत्ती जैसी संरचना है जो फोटोसिंथेटिक होती है। एक पादप थैलस स्तर का संगठन प्रदर्शित करता है या अगुणित होता है। इसमें मूलाभास राइजोइड्स पाए जाते हैं। इनमें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके नर युग्मक गतिशील होते हैं। पहचान कीजिए किस समूह के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल हमने पढ़ा है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर लगा लेंगे। इतनी बड़ी लैंग्वेज में भी प्रश्न आ सकता है तो बिल्कुल आप ढंग से सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो थ्योरी है एनसीईआरटी की उससे पढ़ें। मेरी यही आप लोगों को बार बार राय है। एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम बोलते हैं प्रोथेलिस एक प्रकार की संरचना जो टेरिडोफाइट में पाई जाती है। इसकी संरचना थैलस के विकसित होने से पहले होती है। टेरिडोफाइट में बनने वाली बीजाणुद्भिद मुक्तजीवी संरचना है। टेरिडोफाइट में विकसित होने वाली युग्मकोद्भिद मुक्तजीवी संरचना है। टेरिडोफाइट में निषेचन के पश्चात विकसित होने वाली आद्य संरचना। तो बिल्कुल प्रोथेलस जो होता है वो टेरिडोफाइट में विकसित होने वाली युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है। सी आपका आंसर यहाँ पर आप लगा लेंगे। आंसर नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रोथेलस के लिए। किस समूह के पौधे द्विगुणित होते हैं तथा शुष्क परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनमें बीजाणु पर्ण सघन होकर एक संरचना बनाते हैं जिसे कोन कहते हैं, शंकु कहते हैं। ये समूह क्या है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। ये जिम्नोस्पर्म के बारे में बोल रहा है। आवर्तबीजी का भ्रूण कोश बना हुआ होता है 8 कोशिकाओं से, 7 कोशिका, 8 केंद्रकों से, 8 केंद्रकों से या 7 कोशिका से। तो हमने एम्ब्रियोसेक का डायग्राम देखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती है और यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती है और बीच में एक सेंट्रल सेल होती है। तो ये 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 यहाँ पर और बीच में सेंट्रल सेल होती है। तो 7 तो कोशिकाएं हो गई। और न्यूक्लियस की हम बात करें तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियस, 7 तो सेल्स हो जाएगी और 8 जो है वो न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर बी आप लगा लेंगे। 7 सेल और 8 केंद्रकों से मिलकर एम्ब्रियोस्पर्मिक भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक बना हुआ होता है। किसी समपुष्पी पादप एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। द्विगुणित संख्या आपको दे रखी है 2n बराबर 36। तो n बराबर आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ पर भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या पूछी है। तो एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष ट्राइप्लॉइड होता है, 3n होता है। तो 3n करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 54। प्रथम तंतु प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा के बारे में हमने पढ़ा है ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो बिल्कुल प्रोटोनीमा आपको याद रखनी है। अब इसमें आंसर में आप ब्रायोफाइट ढूंढेंगे। अगुणित तथा मॉस में पाया जाता है, द्विगुणित तथा लिवरवर्ट में पाया जाता है, द्विगुणित तथा टेरिडोफाइट में मिलता है, अगुणित तथा टेरिडोफाइट में मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। लिवरवर्ट और मॉस अब आपको देखना है। तो बिल्कुल हमने ब्रायोफाइट में, मॉस में अगुणित ये संरचना पड़ी है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा कि जो प्रोटोनीमा होती है वो स्पोरोफाइट से बनता है आफ्टर मियोसिस और अगुणित होता है, मॉस के अंदर पाया जाता है। विशाल रेडवुड ट्री सिकोया सेमीपर्वियंस आवर्तबीजी है, मुक्त फर्न है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म होगा। द जाइंट ट्री, जाइंट रेडवुड ट्री भी इसको हम बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म है ये। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 10 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न प्लांट किंगडम से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट प्राणी जगत एनिमल किंगडम से भी कुछ जो प्रश्न हैं एग्जाम्पलर के वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्राणी वर्गों में प्राणी का शरीर विभिन्न कक्षों में बटा हुआ होता है। प्रत्येक कक्ष में कम से कम कुछ अंग या अंग की पुनरावृत्ति होती है। सब लक्षण को हम क्या कहते हैं।
तो बिल्कुल अंगों की पुनरावृत्ति हो रही है, अंदर से भी सेगमेंटेशन मिल रहा है, तो इसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं और हिंदी में इसको विखंडा अवस्था हम कहेंगे। समेकांतरण मेटाजेनेसिस है, कायांतरण मेटामॉर्फोसिस है, खंडीभवन सेगमेंटेशन है। समेकांतरण ओबिलिया में पाया जाता है जिसमें पॉलिप और मेडुसा जो संरचनाएं हैं वो आपस में अल्टरनेट जनरेशन प्रदर्शित करती है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है। कायांतरण में मेटामॉर्फोसिस होता है, हमने देखा है बटरफ्लाई जो है सबसे पहले एग बनाती है, फिर वो प्यूपा में चेंज होती है, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, फिर वो एडल्ट में चेंज हो जाती है, तो हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। नीचे प्राणियों में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं दी गई है, इनमें से एक को छोड़कर प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए विशेषीकृत है, उस एक कोशिका को चुनिए। तो कीटाणु जिसे हम कोइनोसाइट्स बोलेंगे, अंतरा कौशिक कोशिकाएं इंडस्ट्रियल सेल्स है, जठर चर्म कोशिकाएं गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स और सूत्राणु। तो कौन सी कोशिका जो है वो एक को छोड़कर प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य संपन्न करती है? तो कोइनोसाइट जो है वो हमें पता है, कोइनोसाइट कोशिकाएं कोलर सेल्स जो है वो स्पॉन्जेज में पाई जाती है और न्यूट्रिएंट्स के फिल्टरिंग एपरेटस के रूप में काम करेंगे, यानी न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करती है। अंतराकोशीय कोशिकाएं टोटिपोटेंट सेल्स है जो कि निडेरियंस में मिलती है। जठर चर्म कोशिकाएं भी अगर हम देखें तो ये डिफेंस का काम करेगी। और सूत्राणु भी सिलेंट्रेट में पाए जाते हैं, दंश कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंट सेल, इंटरस्टिशियल सेल, अंतराकाशीय कोशिका। यानी इसको छोड़कर प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए विशेषीकृत है। और अंतराकाशीय कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, टोटिपोटेंस कोशिकाएं हैं जो निडेरियन समूह में या सिलेंट्रेटा में मिलेगी, और ये किसी भी कोशिका या स्पेशलाइज्ड सेल्स को बना सकती है क्योंकि टोटिपोटेंट होती है, तो रीजनरेशन में मदद करती है। निम्नलिखित प्राणी समूह में से किस, अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पूछा है कि कोशिका एक विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए विशेषीकृत नहीं है, यानी जो इंटरस्टिशियल सेल्स है वो विशिष्ट कार्य नहीं करती है, ये तो दूसरी कोशिकाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार है, बाकी सारी कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करती है। निम्नलिखित प्राणी समूह में से किस एक में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो एम्फीबियंस प्राणी, सरीसृप पक्षी, एम्फीबियंस में सरीसृप में नहीं मिलता है। मगरमच्छ, पक्षी, स्तनधारी, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ में हमने पढ़ा है कि 4 कोशिकीय हृदय यहाँ पर डेवलप हो जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको बिल्कुल गहराई से पढ़ना है। सर्प तथा मेंढक, कैमिलियन तथा कछुआ, मेंढक तथा कबूतर, मगरमच्छ व चीता। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेंढक तथा कबूतर। तो मेंढक तथा कबूतर वह जोड़ी है जिसमें ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। मेंढक तथा कबूतर आप यहाँ पर लगा लेंगे। पक्षी तथा स्तनधारी दोनों ही निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन सा एक लक्षण सामान्य रूप से पाया जाता है पक्षी तथा स्तनधारी में? तो वर्णकित त्वचा, कुछ रूपांतरणों सहित पाचन नाल, सजीव प्रजक्ता या नियत तापी। तो पक्षी और स्तनधारी में जो कॉमन है वो वार्म ब्लडेड एनिमल कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, पक्षी और स्तनधारी। निम्नलिखित समुच्चयों में से किस एक के सभी प्राणी केवल एक वर्ग की समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो प्रश्नों की क्वालिटी है वो आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएंगे, थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि 6 नंबर में कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, चमगादड़, कबूतर, तितली, बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य, रेशम कीट, फिताकृमि और केचुआ। तो अब देखिए, बिल्कुल आप गौर से देखेंगे तो एक के सभी प्राणी जो है वो एक ही वर्ग के समूह में आएंगे, और वो है आपका बंदर, चिंपैंजी और मनुष्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तिलचट्टों तथा झींगों में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मेलपिगी नलिकाओं द्वारा होता है। टीनोफोरा में चलन की प्रक्रिया कंकतीय प्लेटों की सहायता से होती है। फेसियोला में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन में भाग लेती है। केचुए उभयलिंगी होते हैं और फिर भी इनमें परनिषेचन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉकरोच में मेलपिगियन ट्यूबल्स होती है, लेकिन झींगों में, क्रस्टेशियन प्रॉन्स में हम बात करें तो ग्रीन ग्लैंड्स वहाँ पर पाई जाती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तिलचट्टों तथा झींगों में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन नलिकाओं द्वारा होता है। टीनोफोरा में चलन की प्रक्रिया कंकतीय प्लेटों की सहायता से होती है। फेसियोला में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन में भाग लेती है। केचुए उभयलिंगी होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडप्रजक है? आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पर अंडप्रजक के रूप में पाया जाएगा। तो प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, हाथी, व्हेल। तो अंडप्रजक में उन्होंने प्लेटिपस की बात की है, एक स्तनधारी है जो कि अंडज है। निम्नलिखित सांपों में से कौन सा सांप विसेला
नहीं होता है, कोबरा होता है, वाइपर होता है, करेत होता है, पाइथन नहीं होता क्योंकि ये अपने दुश्मन को या अपने शिकार को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बिल्कुल उसको सिकोड़ कर मारता है, उसके चारों तरफ लपेट जाता है और उसको सिकोड़ देता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित सूची के प्राणियों को सामने दिए गए उनके संगठन के स्तर से मिलान करना है। तो अंग स्तर का जो संगठन है वो किस में पाया जाएगा? बिल्कुल आप देखेंगे अंग स्तर जो है वो आपका हो जाएगा फैसियोला। समुचित कोशिकीय स्तर जो है वो स्पोंजिला में मिलेगा। सेलुलर लेवल उत्तक स्तर आपका ओबिलिया में मिलेगा। अंगतंत्र स्तर फेरेटिमा में मिलेगा। तो फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में डी और फोर्थ में ए हो जाएगा। तो एक मिनट अपन देख लेते हैं यहाँ पर। जो ए है अंग स्तर, वो अंग स्तर आपका मिलेगा फैसियोला के अंदर, या इनको इन्होंने इस तरह जमा रखा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो फर्स्ट है फेरेटिमा, उसके अंतर्गत मिलेगा आपका अंगतंत्र स्तर, तो फर्स्ट में डी आएगा। सेकंड फैसियोला की हम बात करें तो फैसियोला में आपका जाएगा अंग स्तर, स्पोंजिला में जाएगा कोशिकीय स्तर और ओबिलिया में जाएगा उत्तक स्तर। तो बिल्कुल फर्स्ट में आपका हो जाएगा डी, सेकंड में आपका हो जाएगा ए, थर्ड में आपका हो जाएगा बी और फोर्थ में आपका हो जाएगा सी। तो आप आंसर यहाँ पर लगा लेंगे सी। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर का। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। फर्स्ट में जो है आएगा वो डी आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आप देखेंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं इस तरह के प्रश्न, और इस तरह के प्रश्न में आपको बहुत सावधानी रखनी है। तो फर्स्ट में डी, दोबारा अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड में आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। थर्ड में हो जाएगा आपका बी, स्पोंजिला में कोशिकीय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है और ओबिलिया में आपका उत्तक स्तर का संगठन पाया जाएगा। तो फोर्थ में आपका हो जाएगा सी। देह गुहा एक ऐसी गुहा है जो देह भित्ति तथा आरनाली की भित्ति के मध्य में पाई जाती है। बिल्कुल सिलोम उसे हम बोलते हैं। कुछ प्राणियों में देह गुहा मध्य जन स्तर द्वारा अस्तित्व नहीं होती। ऐसे प्राणी को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे प्राणियों को हम अगुहिक कहेंगे, कूट प्रगुहिक कहेंगे, गुहिक कहेंगे या रक्त गुहिक कहेंगे। यानी उनमें देह गुहा तो पाई जा रही है, मध्य जन्म के द्वारा अस्तित्व नहीं, तो उन्हें हम कूट गुहिक या सूडोसिलोमेट बोलेंगे, जो कि एस्केलेमंथीज में पाया जाता है। अगुहिक जो है वो प्लेटिहेल्मिन्थीज के सदस्यों में मिलेगा और सिलोमेट जो एनलिडा से शुरू हो जाएगा। ट्रूसिलोम सबसे पहले एनलिडा में बनती है। लास्ट प्रश्न आगे हम 13 नंबर का देखते हैं, वापस मिलान करने वाला है। स्तंभ ए के अंतर्गत दिए गए प्राणी समूह का स्तंभ बी के अंतर्गत उनके अभिलक्षणों के साथ मिलान करना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्रेट प्रश्न है। पोरीफेरा में हम देखेंगे तो पोरीफेरा के अंतर्गत नाल तंत्र मिलता है, केनाल सिस्टम, जल संबंध तंत्र, पेशे। तो बिल्कुल पोरीफेरा में आपका नाल तंत्र मिलेगा। एस्केलेमंथीज में हम पेशीय ग्रसनी की बात करेंगे, बी में थर्ड आ जाएगा। ऑर्थोपोडा में हम संधित उपांगों की बात करेंगे, डी में फोर्थ आ जाएगा। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और एनलिडा में हम बात करें तो मेटामेयर पाए जाएंगे। तो बिल्कुल आपका 13वें का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। डिस्टेंस आप सी यहाँ पर आंसर लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने दोनों लेसनों के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से किए हैं, आगे भी हम करेंगे। आप अच्छे से थ्योरी को रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।